तो नेक्स्ट तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो अगर हम इंडियन गुड्स की ट्रेड की बात करें यूरोपियन मार्केट्स में, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के समय से था या फिर कह सकते हैं कोलोनाइजेशन के ही समय से था। वेस्ट एशिया से कॉन्टैक्ट जो है हमको बिफोर कोलोनाइजेशन जो है देखने को मिलता है, थ्रू लैंड रूट भी है एंड सी रूट्स भी है। यूरोपियंस जो है वो इंडिया जो है वो क्यों आए थे, तो मेजर उसका दो रीजन था। एक जो था वो सबसे प्राइमरली जो है स्पाइसेस को लेकर था, दूसरा जो था वो गोल्ड को लेकर था। इनको ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये इंडिया आए तब जाके इनको इंडियन स्पाइसेस के बारे में क्या है पता चला। बीच में क्या थे, बीच में जो भी वेस्ट एशिया में हम कह सकते हैं जो भी मिडिल मैन्स थे, इनके थ्रू क्या है इनको जितने भी प्रोडक्ट्स है ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो ये सोचे कि चलो अगर हम वेस्ट एशिया एक मिडिल मैन के रूप में एक्ट कर रहा है, भाई हमको प्रोडक्ट बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कुछ कमीशन रख रहा होगा, बीच में क्या है कुछ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होगा, तो क्यों ना इस मिडिल मैन को क्या है हटा दिया जाए, हम डायरेक्टली इंडियन जो रीजन है उसे क्या है खुद ब खुद ट्रेड करें। ठीक है, एंड इसी ट्रेड को क्या है एलिमिनेट करने के लिए, सॉरी इसी हम कह सकते हैं कि जो मिडिल मैन है उसको एलिमिनेट करने के लिए वो क्या है खुद सोचे इस चीज़ को। लेकिन हाँ, सिर्फ सोचने से मतलब नहीं, क्योंकि उस दौरान क्या हो रहा था, जो साइंटिफिक रिनेसेंस कह सकते हैं एक तरीके से हम, जो साइंटिफिक रूप से क्रांति चल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मेनली जो आर्ट है शिप बिल्डिंग का वो सारी चीज़ें हुई थी। एंड इसी वजह से क्या है कि लॉन्ग जो हम कह सकते हैं जो सी वॉयज है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, किस लिए, तो डिफरेंट सी रूट्स को खोजने के लिए। एंड किन सी रूट्स को, कि जो यूरोप से क्या है इंडिया जो है सी रूट कौन सा लेके आता है। चार मेजर यूरोपियन कंट्रीज जो है इंडिया आई हैं, इसमें सबसे पहले पोर्तुगल थे, फिर हम देखते हैं डच, ब्रिटेन यानी कि इंग्लिश एंड फ्रांस। तो चार ये मेजर क्या है यूरोपियन कंट्रीज है जो इंडिया आई थी। इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन जो है वो चारों में सबसे पावरफुल जो है इमर्ज होता है। तो नेक्स्ट है हमारा बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स की कैसे शुरुआत हुई यूरोपियन का इंडिया में सेटलमेंट। तो यहाँ पे क्या है हम देखते हैं कि ट्रेड जो है बिटवीन यूरोप एंड इंडिया क्या है डिफरेंट रूट्स से होता था। जैसे पर्शियन गल्फ की बात करें जो कि सी से होता था, फिर हमको कुछ रीजन देखने को मिलता है जैसे इराक से टर्की के बीच क्या है रोड से होता था, फिर वेनिस से जिनोवा के बीच क्या है सी से होता है। रेड सी से अगर हम देखें तो रेड सी से लैंड तक से हमें देखने को मिलता है, मतलब रेड सी से जो लैंड का रीजन है अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट है, फिर वेनिस है, फिर जेनोवा से क्या है सी रीजन से हमें देखने को मिलता था। बाल्टिक सी हो गया जहाँ से पासेस है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर का, फिर सेंट्रल एशिया रसिया। तो ये सारे रीजन्स थे, ये सारे रूट्स थे जहाँ से क्या है ट्रेड जो है यूरोप और इंडिया के बीच जो है वो होता था। एशियन पार्ट ऑफ ट्रेड की बात करें तो मोस्टली जो है वो कौन से, तो हमको देखने को मिलते हैं कि अरब मर्चेंट से ही क्या है मोस्टली जो एशियन पार्ट है ट्रेड का वो परफॉर्म किया जाता था। फिर हम अगर देखा जाए तो जो मेडिटेरेनियन और यूरोपियन पार्ट है वो वहाँ पे मोनोपोली क्या है इटालियंस का हमें जो है देखने को मिलता है। मतलब दो पार्ट है, एक हम एशिया के पार्ट रीजन की बात करें कि यूरोप इंडिया के बीच जो ट्रेड है उसको उसके एशियन वाले पार्ट को मोस्टली कौन कंट्रोल कर रहा है, तो अरब मर्चेंट्स। और मेडिटेरेनियन और यूरोपियन पार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इटालियंस कंट्रोल कर रहे थे। हर जो स्टेट है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टेट बार बार चेंज हो रहे थे तो वो क्या है उस ट्रेड पे क्या है अपने अपने टोल्स यानी कि टैक्सेस को क्या है लिवाई करते थे, यानी कि इम्पोज करते थे। ट्रेडिंग जो है गुड्स का एशिया से मेनली क्या है स्पाइसेस वगैरह जो है वो होते थे। 1453 के अंदर हमें वेस्ट एशिया यानी कि आज के डेट में अगर हम देखें तो जो उस समय एशिया माइनर और कॉन्स्टेंटिनोपल को हम देखते हैं वो क्या है अंडर ओटोमन एम्पायर यानी कि टर्किश के अंदर क्या है कंट्रोल के अंदर आ जाता है। मतलब जो वेस्ट एशिया वाला पूरा रीजन है जो कि एशिया माइनर हम कह रहे हैं क्योंकि वो मतलब मेजर जो है रशिया का पार्ट हो गया, फिर उधर चाइना हो गया, क्योंकि बीच का पार्ट है एशिया माइनर एंड कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये जो रीजन है वो क्या है ओटोमन एम्पायर से याद रखना हमको क्या है टर्किश की हम बात करते हैं। यहाँ से क्या है जो ओल्ड ट्रेड रूट था और जैसे कि जो वेनिस और जिनोवा के मर्चेंट्स थे, अब क्या है अब सोचे कि जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो क्या है ये नए नेशन को यानी कि ओटोमन एम्पायर को क्या है हम नहीं देंगे। ठीक है, एंड इसी वजह से क्या है कि नए ट्रेड रूट्स की क्या है शुरुआत हो गई कि भाई नए ट्रेड रूट्स को खोजा जाए जो कि एशिया से कॉन्टैक्ट रखता है। एंड क्यों, क्योंकि जो टर्किश हॉस्टिलिटी, क्योंकि टर्किश में हॉस्टाइल था, मतलब हॉस्टाइल क्यों था भाई, क्योंकि जो भी ट्रेड से जो मर्चेंट जाते थे अगर उनको टोल्स वगैरह प्रॉपर्ली नहीं देते थे तो सामान वगैरह क्या है लूट लेते थे, एंड जो भी ट्रेडर्स वगैरह थे उनको मार भी देते थे। तो एक तरीके से क्या है जो टर्किश जो एम्पायर है ओटोमन एम्पायर है उसको बाईपास करना चाह रहे थे, एंड इसी के तलाश में क्या है नए जो सी रूट्स है उनकी तलाश जो है वो जारी हो गई। फिर अगर हम देखा जाए तो क्या क्या मेन रीजन हमें देखने को मिलते हैं न्यू ट्रेड रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला क्या है कि इंडियन गुड्स का और इंडोनेशियन गुड्स का, इन दोनों गुड्स का क्या है यूरोपियन मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड हमें देखने को मिलता है। एंड दूसरा क्या है इंडिया के अंदर गोल्ड काफी ज्यादा क्वांटिटी में था और यूरोप के अंदर गोल्ड क्या है शॉर्टेज था। फिर हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जो कैप्चर होता है ओटोमन टर्क के द्वारा 1453 में, ये भी एक रीजन होता है कि नए सी रूट्स को खोजा जाए, क्योंकि पहले तो काम चल ही रहा था कि इन रूट से क्या है जो सामान है चीज सामान का एक्सचेंज जो है या जो ट्रेड है वो तो होता ही था। लेकिन जैसे ही क्या है टर्किश यानी कि ओटोमन एम्पायर जो है आते हैं 1453 के अंदर, तो जब वो पूरा रीजन वेस्ट एशिया वाला कॉन्स्टेंटिनोपल वाला क्या है कब्जा कर लेते हैं, तो उस कारण से क्या है उसी को बाईपास करने के लिए नए ट्रेड रूट्स की शुरुआत जो है खोजना स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर क्या है एक ये भी था कि अरब मर्चेंट जो पहले भी थे वो क्या है मोनोपोली रखते थे, मतलब चाहे जो मन क्या है उस पर टैक्स जो है वो इंपोज कर देते थे, दुगना तीन गुना जो है वो दाम चल जो है वो ले लेते थे टैक्स। तो इसी चीज इन सारी हम कह सकते हैं रीजन्स की वजह से क्या है नए ट्रेड रूट्स के खोजने की शुरुआत जो है स्टार्ट हो गई थी। फिर दूसरा क्या है जो इटालियन मर्चेंट्स थे वो भी क्या है अपोज भी करते थे कभी ट्रेड में क्या अपोज की, क्योंकि हमने पढ़ा भी कि जो एशिया वाला पार्ट है वो क्या है अरब मर्चेंट कंट्रोल कर रहा है और जो यूरोपियन पार्ट है मेनली कौन कंट्रोल कर रहा है, जो इटालियन मर्चेंट्स है वो कर रहे होते थे। फिर हम देखते हैं कि यूरोपियन मार्केट्स में क्या धीरे धीरे जो सप्लाई है इंडियन गुड्स का क्या है कम होने लगता है, एंड डिमांड तो था ही लेकिन सप्लाई कम हो रहा था, और सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, डिमांड तो है तो कॉस्ट क्या होगा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी कॉस्ट को फिर वापस क्या है डिक्रीज करने के लिए क्या है इंडियन गुड्स की डिमांड थी तो उसको क्या है सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या है नए सी रूट्स को खोजना स्टार्ट कर दिया गया।
तो देखा गया कि जो नए ट्रेड रूट्स खोजे गए, डिस्कवर किए गए, इनको खोजने के लिए क्या वो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि भाई जो भी खोज रहे थे वो किसके थ्रू आ रहे थे, सी के थ्रू। तो सी में तो स्मॉल बोट्स जो है वो तो चल नहीं पाएंगी, इसीलिए क्या है जो आर्ट है या एडवांसमेंट हम कह सकते हैं शिप बिल्डिंग में, यही सबसे प्राइमरी रीजन हुआ कि शिप बिल्डिंग क्या है स्टार्ट हुआ था, एंड इसी की वजह से क्या है ट्रेड रूट्स को खोजा जा सका। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि एक रिनेसेंस जो हुआ था, क्योंकि साइंटिफिक रिनेसेंस हम देखते हैं अब नया नया क्या है, जैसे हम समझते हैं जैसे मान लो कि आपके घर में नई कार आई है या नई बाइक है, तो फिर क्या है एक्साइटमेंट भी रहता है कि चलो इसको लेके कितना हम घूम ले। तो वो क्या है नया नया शिप बिल्ड किए थे, अब बिल्ड किए थे तो उनको भी एक्साइटमेंट था कि जितने नए नए सी रूट्स को तलाशा जाए, समुद्र में घूमा जाए खाली। तो इसीलिए क्या है जो स्पिरिट है एडवेंचर का यूरोपियन माइंड के अंदर वो क्या है उस समय देखने को हमें मिला। एंड जो इंक्रीज डिमांड हुआ मेनली यूरोप के अंदर क्या कि क्योंकि जो उसका इकोनॉमी डेवलप कर रहा था, तो इकोनॉमी डेवलप कर रहा था तो वहाँ पे क्या है जो रॉ मटेरियल थे वो इंडियन गुड्स एज अ रॉ मटेरियल काम करते थे। तो उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए क्या है एक तरीके से हम देखते हैं कि जो डिमांड है वो क्या होता है इंडियन गुड्स का यूरोपियन मार्केट के अंदर क्या है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट है पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ की हम बात करें तो ये क्या है जो शिप बिल्डिंग है वो वहीं से स्टार्ट हुआ था स्पेन और पुर्तगाल से। एंड हम कह सकते हैं वहीं से क्या है जो ट्रेड रूट्स डिफरेंट ट्रेड रूट्स को खोजने की तलाश जो है जारी हुई थी वहीं से। मेन दो कंट्री हमें याद रखना है, एक है पुर्तगाल और दूसरे स्पेन है। सबसे पहले 1494 में क्या है स्पेन के कोलंबस जो है निकलते हैं ट्रेड रूट को खोजने के लिए इंडिया के लिए। इंडिया पहुंचने के बजाय वो कहाँ पहुंच जाते हैं अमेरिका, एंड अमेरिका को जो है वो उसको खोज लेते हैं। फिर 1498 में क्या है पुर्तगाल के वास्को डा गामा निकलते हैं, वो यूरोप से क्या है इंडिया पहुंचते हैं। और जो रीजन है हमको देखने को मिलता है जो अफ्रीका के टिप पे हम देखते भी है केप ऑफ गुड होप जिसको कहते हैं, वहां से ईस्ट की तरफ घूम के वो क्या है इंडिया जो है पहुंचते हैं। इंडिया में कहाँ पहुंचते हैं कैलिकट, वहाँ पे क्या है जो इंडियन किंग है जो कि एक हिंदू किंग थे जिनका नाम समुथरी मनवेद था, इनको हम लोग जैमोरिन भी कहते हैं। ये क्या है पुर्तगीज शिप को क्या है एक तरीके से अलाउ भी करते हैं कि भाई एक तो वेलकम करते हैं, दूसरा क्या अलाउ भी करते हैं कि आप जो है वो ट्रेड जो है वो करे। वास्को डा गामा 3 शिप्स को लेके आए थे जिनके पायलट जो थे वो एक गुजराती पायलट थे जिनका नाम अब्दुल माजिद था। ठीक है, अगर हम देखें पोर्तुगीज की बात करें तो पोर्तुगीज क्या है पहले जो थे वो यूरोपियन कंट्री थे जो कि इंडिया आए थे, एंड सबसे लास्ट में क्या है वही गए थे 1510 के अंदर। क्या है अगर हम देखें तो अल्फोंसो डी एल्बी क्वर्क के अंदर क्या है जो रूलर थे बीजापुर के, वही क्या है 1510 के अंदर क्या है गोवा को भी कैप्चर करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमको पढ़ना है पोर्तुगीज के डोमिनेशन की हम बात करते हैं तो एक तरफ क्या है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेके क्या है स्टेट ऑफ मलक्का मलेशिया जिसको हम कहते हैं, और स्पाइस आइलैंड जो है कि इंडोनेशिया का, वहां तक क्या एक्सटेंड जो है हमको पोर्तुगीज के ट्रेड का देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो क्या क्या इवेंट है जो कि पोर्तुगीज को क्या है इंडिया जो है वो पहुंचा दिए। सबसे पहला क्या है जो पोप निकोलस 5 है 1454 के अंदर क्या है प्रिंस हेनरी को एक बुल देते हैं। बुल देने का मतलब क्या है उनको अब राइट देते हैं, एक अधिकार देते हैं कि वो सी में क्या है नेविगेट जो है वो कर सकते हैं। पर्पस क्या था कि जो भी इस्लामिक इन्फ्लुएंस था उसको क्या है खत्म करना और साथ ही साथ क्या है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1494 के अंदर क्या है स्पेन और पुर्तगाल के बीच क्या है एक ट्रीटी जो है वो साइन होता है एक तरीके से, ठीक है एग्रीमेंट होता है। एंड इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलस कहते हैं। ठीक है, एंड टोरडेसिलस जो है वो 1494 के अंदर जो है हमको देखने को मिलता है। एंड इस ट्रीटी के अनुसार क्या है ये एक रीजन है जिसको हम कहते हैं केप वर्डे आइलैंड जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर है, उससे 1300 मील वेस्ट रीजन में क्या है एक इमेजिनरी लाइन से क्या है इन्होंने मतलब स्पेन और पुर्तगाल ने क्या है नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को क्या है 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। बोला गया कि इस लाइन के ईस्ट रीजन में जितना भी नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है या कंट्रीज है वो सारे पुर्तगाल के अंदर आएंगे, और दूसरी तरफ क्या है जो वेस्ट रीजन में आएंगे वो क्या है स्पेन के अंदर आएंगे। तो एक तरीके से क्या है कि खुद ही पूरी दुनिया को बांट लिए थे कि भाई आधा हिस्सा तुम्हारा आधा मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है कि ये पहला क्या है जो राइट टू नेविगेट द सी, ये एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वहीं से क्या हुआ जो सी वॉयजेस है वो स्टार्ट हुआ, एंड वहीं से हमको देखने को मिलता है कि सी रूट जो है वो डिस्कवर भी किए जाते हैं। तो इसके बाद से कुछ पोर्तुगीज इंपीरियल ऑफिसर्स के बारे में जो है हमको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो है वो है पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। इनका जो टाइमलाइन हमको नजर आता है कि ये 1500 से 1501 के बीच देखने को मिला हमें। यहाँ पे क्या है ये कैलिकट के अंदर क्या है एक फैक्ट्री को भी एस्टैब्लिश करते हैं जिसको बाद में क्या है अरब मर्चेंट जो है वो अटैक भी करते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है कि कैब्रल जो है वो क्या है जितने भी अरब शिप्स उस समय थे पोर्ट पे उनको क्या है डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमको देखने को मिलता है वास्को डा गामा जो 1501 में आए थे। एंड यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वो कैनानोर के अंदर क्या है ट्रेडिंग फैक्ट्री को भी एस्टैब्लिश करते हैं। बाद में देखा गया कि जो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स है वो भी डेवलप होते हैं जैसे कि कोचिन हो गया, कैनानोर हो गया, कैलिकट हो गया। एंड ग्रेजुअली जो पोर्तुगीज थे वो क्या है इन सारे जो सेंटर्स थे उनको क्या है फोर्टिफाई यानी कि किलाबंदी करने का भी परमिशन जो है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जिसका टाइमलाइन जो है 1505 से लेकर 1509 के बीच में हमें देखने को मिलता है। पहले इंडिया के अंदर क्या है पोर्तुगीज गवर्नर यही थे, एंड इनको बोला भी गया था कि जो अरब ट्रेड है उसको आप डिस्ट्रॉय कीजिए, तो ये डिस्ट्रॉय करने के लिए भी थे। एंड कैसे तो भाई जो रीजन है जैसे कि अगर हम स्टेट्स की बात करें चाहे वो एडन है जिसको ओमान कहते हैं, होमरूज या हॉर्मुज हो गया, एंड तीसरा जो है मलक्का स्टेट ऑफ मलक्का, तो इसको क्या है एक तरीके से अगर वो सीज करेंगे तो अरब ट्रेड जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। एंड इसी चलते क्या है इनको जो अरब मर्चेंट्स है साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जैसे इजिप्ट और गुजरात के नेवीज है उनका क्या है कंबाइंड हम कह सकते हैं पोजीशन जो है झेलने को मिलता है। एंड इसी दौरान क्या है 1507 ईस्वी में इनके बेटे की हत्या हो जाती है, एंड इसका बदला जो बाद में वो अल्मेडा जो है वो लेते भी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करते हैं तो ये क्या है एक तरीके से पॉलिसी ऑफ नेवल सुपीरियरिटी है।
तो इसके अंदर ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर क्या है, बोला गया कि भाई आप टेरिटोरियल एम्पायर को क्या है स्टैब्लिश करने के बजाय अगर समुद्र पे ही कब्जा रखेंगे तो ओवरऑल क्या है जो अगर हम देखें तो एम्पायर बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एम्पायर बिल्डिंग का पर्पस क्या था, ट्रेड। तो अगर ट्रेड जो हो रहा है वो समुद्र से हो रहा है तो पर्पस क्या था कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसको नहीं बढ़ाए, सिर्फ और सिर्फ क्या है समुद्र पे जो है वहीं पे क्या है अपना जो कैप्चर है वो रखें। नेक्स्ट है अल्फांसो डी एल्बुक्वर्की। इनका जो टाइमलाइन है हमको 1509 से लेकर 1515 के बीच में देखने को मिलता है। माना जाता है रियल फाउंडर जो है पोर्तुगीज पावर का ईस्ट रीजन में वो यहीं थे। इन्होंने जो कोस्टल रीजन वाला पार्ट है इंडिया का उसको क्या है सीज किया एक तरीके से, और कॉन्स्टेंटली क्या है अपने टेरिटोरियल एक्सटेंट को बढ़ाने के लिए क्या है कॉन्स्टेंटली वॉर में भी इंगेज रहते थे। इन्होंने क्या है कि जो सुल्तान ऑफ बीजापुर है उनसे क्या है उनसे वापस क्या है कैप्चर करते हैं ये गोवा रीजन को 1510 के अंदर में। एंड यहाँ पे क्या है जो विजयनगर एम्पायर है वो उनको इस चीज में क्या है मदद भी करता है। इसके बाद गोवा जो है वो प्राइमरी हम कह सकते हैं पोर्तुगीज का सेटलमेंट इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स जो है वो लिए गए थे एल्बुक्वर्की के द्वारा। पहला जो है एबोलिशमेंट ऑफ सती हमें देखने को मिलता है कि जो सती प्रथा है उसको इन्होंने क्या है एबोलिश जो है वो किया था। दूसरा अपने जितने भी पोर्तुगीज हम कह सकते हैं कलीग्स थे, जितने भी पोर्तुगीज बाकी जो लोग थे जो उनके ऑफिशियल्स थे उनको भी एक तरीके से एनकरेज कर रहे थे कि वो लोकल जो है इंडियन वाइफ जो है वो करे और यहीं पे क्या है सेटल डाउन जो है वो हो जाए। इन्होंने क्या है कि दो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को जिसको कैश क्रॉप हम कहते हैं वो इंट्रोड्यूस भी किया था, एक टोबैको था दूसरा कैश्यू नट था, ठीक है। एंड इन्होंने क्या है खुद को विलेज लैंडलॉर्ड के रूप में एस्टैब्लिश किया था कि भाई हम यहाँ के एक जमींदार के रूप में जो है वो है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है नीनो डा कुन्हा। तो कुन्हा की अगर हम बात करें तो इनका जो टाइमलाइन है हमको 1529 से लेकर 31 के बीच में देखने को मिलता है। ये क्या है पोर्तुगीज के गवर्नर थे। इन्होंने कोचिन से हेडक्वार्टर को कहाँ शिफ्ट किया, गोवा के अंदर, ठीक है। इन्होंने ही क्या है बहादुर शाह से जो कि गुजरात के रूलर थे, इन्होंने एक तरीके से जो बेसन रीजन है वसई जिसको हम कहते हैं वो बहादुर शाह से क्या है कैप्चर भी किया था। एंड एक तरीके से कैप्चर तो हम नहीं कह सकते, हाँ एक्सचेंज में लिया था कि इसके बदले क्या है कि वो हेल्प भी उन्होंने किया था हुमायूं के अगेंस्ट। जो बहादुर शाह जो है हुमायूं के अगेंस्ट जो लड़े थे 1534 के अंदर, वहां पे क्या है इन्होंने हेल्प भी किया था बहादुर शाह को। बाद में जाकर क्या है बहादुर शाह को धोखे से क्या है मार भी देते हैं, उनको क्या इन्वाइट करते हैं शिप के अंदर एंड 1537 में क्या है धोखे से मार भी देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि क्या क्या वो फेवरेबल कंडीशन था जो कि पोर्तुगीज के लिए इंडिया के अंदर था। सबसे पहला क्या है कि पोर्तुगीज के पास जो आर्म्ड शिप्स थे वो काफी ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी के थे। दूसरा हम कह सकते हैं कि इंडिया में जितने भी रूलर्स थे इंडियन प्रिंसेस थे वो आपस में ही म्यूचुअल क्या है राइवलरीज उनके अंदर था, जिसका फायदा क्या है पोर्तुगीज ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया भी। नेक्स्ट अगर देखें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरीके से जो इंडियन का कोस्टल रीजन वाला टेरिटरी है उनको हमेशा क्या है सीज करके रखा एंड जो भी अदर यूरोपियन इनके राइवलरी थे उनको क्या है वहां से भगाया भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये क्या है जो अरब मर्चेंट्स है उनके प्रति मेनली क्या है काफी ज्यादा हॉस्टाइल भी थे, और एक तो ट्रेड को भी लेके थे, दूसरा जो है वो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का भी जो है सीन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इनके जो सोल्जर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो मेनली क्या है कि अगर देखें तो काफी स्ट्रिक्ट जो है वो डिसिप्लिन भी फॉलो किया करते थे। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा क्या है जो यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन थे उनको फोर्सफुली क्या है क्रिश्चियनिटी जो है उसमें कन्वर्ट भी कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पोर्तुगीज के एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं इंडिया के अंदर एंड उनके सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो ये क्या है कि गोवा के अंदर जो कोस्टल वाला पार्ट था उन्होंने क्या है 60 माइल्स का जो कोस्टल पार्ट है वो ऑक्यूपाई किया था। 4 पोर्ट्स को भी कंट्रोल करते थे जिसमें मुंबई हो गया, दमन है, दीव है, गुजरात है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या है जो भी जो प्राइस है हम कह सकते हैं जो फील्ड के अंदर प्राइसेस थे जो कि लोकल रूलर्स के थ्रू क्या है ये मतलब एक तरीके से मार्केट को भी काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे थ्रू द लोकल रूलर्स। नेक्स्ट अगर देखें तो ये क्या है सेटलमेंट्स भी स्टार्ट इन्होंने कर दिया था, साथ ही साथ जो नॉर्मल एक तो सिविलियन सेटलमेंट के साथ साथ क्या मिलिट्री सेटलमेंट मिलिट्री पोस्ट भी बना रहे थे। कहाँ पे मेनली अगर देखा जाए तो ईस्टर्न जो पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल रीजन जैसे सेंट थोम हमें देखने को मिलता है जिसको सेंट थोम कहते हैं, और नागापट्टिनम के अंदर जो कि हमको देखने को मिलता है 1554 के अंदर, ठीक है। वहां पे क्या है सेटलमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था। धीरे धीरे क्या है कि सेटलमेंट बढ़ता है और पोर्तुगीज जो है वो हुगली रीजन में भी क्या है सेटलमेंट जो है वो बना लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो था इनके यहाँ वो वाइसरॉय का था जो कि इनका हेड हो गया, ठीक है। जो पोस्ट का जो टेन्योर था वो 3 सालों का टेन्योर हमें देखने को मिलता है एंड वाइसरॉय जो है ही वाज असिस्टेड बाय सेक्रेटरी। नेक्स्ट एक पोस्ट देखने को मिलता है जो कि रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू के लिए, इस पोस्ट को वैडर डा फजेंडा हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो रॉयल ट्रेड और जो कस्टम्स हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो ऑफिसर्स थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था कि जो भी कस्टम वगैरह जो है एक्सट्रैक्ट करना है जो ट्रेड पे वो सारे को हम जो ऑफिसर अपॉइंटेड थे उनको हम लोग फैक्टर्स कहते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पोर्तुगीज के रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है तो ये काफी ज्यादा क्या है इनटॉलरेंट थे और फैनेटिकल भी थे, मतलब थोड़े से जो कट्टर हम कह सकते हैं अपने धर्म को लेकर थे और दूसरे के धर्म यानी कि जो नॉन क्रिश्चियन थे उनके खिलाफ काफी ज्यादा इंटॉलरेंट भी थे। एंड ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन है इसमें काफी ज्यादा इंडल्स थे, जैसे कि एक तो है कि ये लोगों को क्या है क्रिश्चियनिटी वर्सेस स्वॉर्ड पे मतलब कन्वर्ट करते थे कि या तो मारे जाओगे या तो क्या है क्रिश्चियनिटी को जो है वो अपना लोगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो काफी ज्यादा क्या है क्रुएल्टीज भी शो किया इन्होंने, इन ह्यूमन कंडीशंस में लोगों को ट्रीट करना एंड इनके यहाँ क्या है लॉलेसनेस भी देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है कि कैसे ये क्या है मुगल को डील करते हैं, जो डीलिंग है मुगल्स के साथ ही साथ इसी के साथ क्या है जो डिक्लाइन है पोर्तुगीज का इंडिया के अंदर वो भी हमको देखने को मिलता है। जैसे हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें 1556 के अंदर, इसके बाद क्या है अकबर जो है एम्पेरर बनते हैं एंड अकबर जो है वो क्या है पोर्तुगीज को एक इंपीरियल फरमान भेजते हैं जिसमें पोर्तुगीज की तरफ से क्या है दो जो है वो प्रीस्ट जो है वो अकबर के कोर्ट के अंदर आते हैं 1580 के अंदर, ठीक है। एम मेनली इनका क्या था, एम था कि जो एम्पेरर है उन्हीं को हम क्रिश्चियन में अगर चेंज कर देंगे तो पूरा का पूरा सोसाइटी जो है मास लेवल पे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा।
लेकिन ये लगभग हम कह सकते हैं 3 साल रहते हैं 1583 तक, एंड वहाँ पे क्या है कि कोई भी सक्सेस नहीं मिलने के कारण वापस क्या है लौट जाते हैं। फिर सेकंड मिशन हमें देखने को मिलता है 1590 के अंदर, फिर थर्ड मिशन देखने को मिलता है 1595 के अंदर। दोनों ही क्या थे, काफी ज्यादा फेल्ड मिशन थे, दोनों में सक्सेस जो है नहीं मिलता है। अकबर के बाद क्या है, जहांगीर जो है 1605 ईस्वी के अंदर क्या है गद्दी पे बैठते हैं। यहाँ पे क्या है कि वो जो पॉलिसी थी उसको फिर से जहांगीर जो है रिस्टोर करते एक तरीके से, फिर से क्या है जो जिज्यूट फादर्स हम कह सकते हैं, जो क्रिश्चियन फादर्स है, उनको एक तरीके से क्या है कि फिर से जो फेवर है उसको रिन्यू करते हैं, ठीक है। एंड इसी के दौरान हमें देखने को मिलता है कि इस फेवर के कारण क्या है, लाहौर के अंदर क्या है चर्च जो है वो बनता है। 1608 के अंदर कैप्टन विलियम हॉकिन जो है वो आते हैं सूरत, एंड वहां पे क्या है कि सूरत में आने के बाद क्या है जो जहांगीर के कोर्ट में भी उनका क्या है काफी भव्य जो है या ग्रैंड जो है वेलकम किया जाता है। पुर्तगीज काफी ज्यादा क्या है इंग्लिश से भी इनसिक्योर थे कि इंग्लिश भी काफी ज्यादा इस रीजन में ग्रो कर रहे हैं, एंड इस कारण से क्या है हमेशा इन दोनों के बीच क्लैश भी हमें देखने को मिलता है। एंड इसी इनसिक्योरिटी से प्रभावित होकर पुर्तगीज ने क्या है ब्रिटिश शिप्स को अटैक कर दिया। बदले में क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब रिटेलिएट किया तो इन्होंने क्या है पुर्तगीज को डिफीट किया, और पुर्तगीज इसी के दौरान क्या है जो सूरत रीजन है उसको क्या है ब्रिटिश के हाथों हार जाते हैं, ठीक है। और ये जो बैटल है उसको हम लोग बैटल ऑफ स्वैली कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो शाहजहां के रिन के समय हमको देखने को मिलता है कि पुर्तगीज जो थे वो 2 लड़कियों को, जो कि हम कहते हैं मुमताज महल की 2 लड़कियों को क्या है उठा लेते हैं, ठीक है, एक तरीके से किडनैप कर लेते हैं या कब्जे में ले लेते हैं। एंड इसके रिस्पॉन्स में मुगल्स क्या है एक तरीके से जो हुगली रीजन पूरा का पूरा है उसको क्या है सीज कर लेते हैं पुर्तगीज से। एंड इस दौरान क्या है कुछ जो पुर्तगीज वहां से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं, बाकी जो बचते हैं वो क्या है उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया जाता है इस्लाम के अंदर। तो अगर हम रीजन्स की बात करें कि इंडिया में क्या है पुर्तगीज जो है वो पहले तो आए थे, काफी ज्यादा काम भी किए थे, मतलब कैप्चर भी किए थे, लेकिन क्यों डिक्लाइन कर गए, तो इसका मेन रीजन हमें देखने को मिलता है कि वो जो अपने ईस्टर्न पार्ट के अंदर डोमिनियंस है, जैसे इंडियन रीजन में जो भी वो डोमिनियंस जो हेडक्वार्टर्स वगैरह बनाए थे उनको मेंटेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या है कि जो उनका जो आइडियोलॉजी था वो ये था कि वो काफी ज्यादा रिलीजन को और साथ ही साथ ट्रेड को मिला दिए थे। मेन पर्पज क्या है जो उनका जो हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस है और रिलीजन है और एक और चीज़ है हम कह सकते हैं प्लेजर भी, ठीक है। तो तीनों को मिला दिए थे। एक तो है कि रिलीजियस पॉलिसी जो था जो कि इनटॉलरेंस हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या है कि उनका जो फोकस था वो ट्रेड से क्या हो गया दूर हट गया। दूसरा बिजनेस और प्लेजर को भी वो क्या है कई बार क्या हमें देखने को मिलता है कि वो जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स है उसको बहुत आगे रखते थे एज कम्पेयर टू बिजनेस, मतलब हम ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और यूरोप में हो रहा था जिसमें क्या है जो पुर्तगीज थे वो पिछड़ गए, इंग्लिश जो है वो काफी ज्यादा आगे भी निकल गए थे, खासकर शिप बिल्डिंग के स्किल के अंदर। फिर क्या है पुर्तगीज जो है हमको देखने को मिलता है कि इनका जो कोड भी था काफी ज्यादा ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक कहते हैं कि मतलब मनमानी करता था कि पर्टिकुलर अभी मन जैसा वैसा डिसीजन सुना दिए, तो उस हिसाब से क्या है कोर्ट जो है ऑटोक्रेटिक होने के कारण हम कह सकते हैं कि उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। नेक्स्ट लास्ट अगर हम पुर्तगीज के इंपैक्ट की बात करें इंडिया में तो हमको एक चीज देखने को मिलता है कि जो पूरा का पूरा यूरोपियन एरा है इंडिया के अंदर वो क्या है पुर्तगीज के आने से ही क्या है इनिशिएट हुआ। दूसरा जो नेवल पावर है उसका भी इमर्जेंस हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जो शिप्स आ रहे थे पुर्तगीज के द्वारा उनके अंदर क्या है इनबिल्ट कैनन जो है वो फिल्ड थे, मतलब जो गोला फेंकने के लिए हम कह सकते हैं बम जो है वो क्या है वो उन्हीं के अंदर जिसको तोप कह सकते हैं, ठीक है। तो तोप जो है वो शिप के ही अंदर क्या है इनबिल्ट जो है वो प्रेजेंट थे। दूसरा मल्टी डेक्ड शिप्स जो है हमको देखने को मिलता है। मल्टी डेक कहते हैं एक के ऊपर जो बहुत सारे डेक्स जो है 2-3 डेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको फ्लोर भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। वैसे जो है शिप्स बिल्ड होते थे। मिलिट्री इनोवेशंस भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कवच का इस्तेमाल करना, बॉडी आर्मर्स का इस्तेमाल करना। जो ड्रिलिंग ग्रुप्स था जैसे कि जो सैनिक काम करते थे वो क्या है एक मॉडल जिसको स्पेनिश मॉडल कहते हैं, जो यूरोप में काफी फेमस भी हुआ था। तो स्पेनिश जो मॉडल है उस बेसिस पे इन्फेंट्री जो है इनका वर्क करता था, उस मॉडल पे जो है वो काम करता था, जिससे क्या है कि जो भी वॉर लड़ना काफी ज्यादा आसान था, जो कैप्चर करना काफी ज्यादा इनके लिए फेवरेबल हुआ करता था। नेक्स्ट अगर देखें तो कल्चर को लेकर अगर देखा जाए तो जो भी मिशनरीज आए वो यहाँ पे क्या है काफी ज्यादा जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर थे उनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टर या उनके मुरीद हम कह सकते हो गए एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो क्या है जो आर्ट है सिल्वर स्मिथ का और साथ ही साथ गोल्ड स्मिथ का, इनके आने के कारण क्या है जो गोवा रीजन है उसके अंदर क्या है फ्लोरिश हो गया, जो सिल्वर स्मिथ का आर्ट है और साथ ही साथ क्या है गोल्ड स्मिथ का आर्ट है वो क्या है फ्लोरिश हो गया। अगर हम पीरियड ऑफ पोर्तुगीज रूल की बात करें इंडिया के अंदर क्या है तो 1505 से लेकर 1961 तक हमें देखने को मिलता है। मतलब याद रखना है कि सबसे पहले जो है वो पोर्तुगीज आए थे और सबसे बाद में क्या है पोर्तुगीज ही गए थे। मतलब 1505 में हमको देखने को मिला कि प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिशमेंट जो है हमको देखने को मिलता है पोर्तुगीज पावर का इंडिया के अंदर, एंड 1961 में क्या है लास्ट जो है विड्रॉ हमको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो डच की बात करते हैं। 1602 के अंदर क्या है डच पार्लियामेंट एक चार्टर जो है रिलीज करता है। इस चार्टर के थ्रू क्या है डच मर्चेंट्स को, जिसको जो कि एक तरीके से पार्ट थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनको एक तरीके से चार्टर जो है वो मिलता है डच पार्लियामेंट से। और इस चार्टर के अंतर्गत क्या है कि मोनोपोली फॉर 21 ईयर्स मिलता है। और मोनोपोली क्या है कि ईस्टर्न रीजन के अंदर क्या है वो वॉर करे, वहाँ पे क्या है कि जो ट्रीटीज है उसको स्टैब्लिश करे, टेरिटरीज है वो बनाए, और मेनली क्या है जो ट्रेड है उसको स्टैब्लिश करे। इस चीज़ के लिए क्या है 21 साल के लिए मोनोपोली मिलता है डच पार्लियामेंट के द्वारा। डच जो है वो क्या है ईस्टर्न ट्रेड जो है अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट इनका रीजन देखने को मिलता है, पर्शियन गल्फ से लेकर जापान के बीच तक। एंड मेनली ये क्या है कि जो भी गुड्स थे, ठीक है, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट ये कर रहे थे, मतलब एक जगह से रीजन से क्या है दूसरी जगह लेके जा रहे थे। और मेनली रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जो नॉर्दर्न साइड है यूरोप का वहीं पे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो ईस्टर्न गुड्स थे उनके डिमांड काफ़ी ज़्यादा थे। अगर हम
इंडिया के अंदर डच सेटलमेंट्स की बात करें तो वेस्ट रीजन में हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले सूरत है, सूरत 1616 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। फिर भरूच है, कैम्बे है, अहमदाबाद है। साउथ रीजन में हमें देखने को मिलता है कोचीन है जो कि केरला के अंदर है। अगर हम कराईकल और नागापट्टनम की बात करें जो कि मद्रास के अंदर है, बिमलीपट्टम है, मसूलीपट्टम है, ये भी क्या है साउथ रीजन में देखने को मिलता है। ईस्टर्न रीजन में आगरा है, चिंसौरा है, बालासोर है, बरानगर है, कसीम बाजार है या कासिम बाजार जिसको हम कहते हैं बंगाल के अंदर, एंड पटना जो है हमको ईस्ट रीजन में देखने को मिलता है एज डच सेटलमेंट। डच जो है स्टैब्लिश करते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज को। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो पुलिकट के अंदर है जो कि मद्रास के नॉर्दर्न साइड में जो रीजन है वहाँ देखने को मिलता है। सूरत के अंदर 1616 ईस्वी में है। बिमलीपट्टम के अंदर जो है 1641 के अंदर हमें देखने को मिलता है। कराईकल में 1645 में, चिंसूरा जो है उसमें 1653 के अंदर है। बरानगर, कासिम बाजार, बालासोर, नागापट्टना के अंदर जो हमको देखने को मिलता है 1658 के अंदर, और कोचीन में 1663 के अंदर। फिर क्या है डिक्लाइन भी है डच का इंडिया के अंदर। मेनली क्या है कि उनका जो ध्यान था वो ज़्यादा कहाँ, इंडोनेशियन जो आइलैंड था जावा का वहाँ पे था। जावा सुमत्रा जो स्पाइस आइलैंड था वहाँ पे था, क्योंकि वहाँ पे स्पाइसेस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे। इंडिया में जो इंटरेस्ट था वो कम ही था। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो जो उनका मोड ऑफ एक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा रूथलेस एंड क्रूअल था, जिसके कारण क्या है यहाँ पे जो सिचुएशन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहा। फिर क्या है इंग्लिश से भी राइवलरी हमें देखने को मिलता है जिसको एंग्लो डच राइवलरी हम कह सकते हैं, जहाँ पे क्या है इंग्लिश के द्वारा क्या है ये डिफीट भी कर दिए जाते हैं इन द बैटल ऑफ हुगली या बेदरा जो कि 1759 के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है इंग्लिश की बात करें तो क्या है कि 1588 के अंदर क्या है स्पेनिश अर्मडा के ऊपर क्या है इंग्लिश की जीत एक तरीके से इंग्लिश के लिए रास्ता खोलती है। कहाँ पे कि जो ईस्टर्न सीज है थ्रू द केप ऑफ गुड होप, इसके थ्रू क्या है एक रास्ता, एक हम कह सकते हैं पाथ जो है वो ओपन होता है। एंड 1599 में क्या है कि जो इंग्लैंड के अंदर कुछ मर्चेंट का ग्रुप जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको मर्चेंट एडवेंचरर्स कहते हैं। बाद में जाके जो है वही क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से रजिस्टर भी होती है। एंड इनको क्या है एक तरीके से रॉयल चार्टर, मतलब रॉयल हम कह सकते हैं जो परमिशन लेटर है वो मिलता है। और किस चीज़ के लिए मिल रहा है, एक्सक्लूसिवली जो प्रिविलेज है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज क्या है भाई, तो बोला गया कि जो ईस्टर्न रीजन में है वहाँ पे क्या है कि इंग्लिश कंपनी के साथ कोई दूसरी क्या है इंग्लैंड की दूसरी कंपनी क्या है कंपीट नहीं करेगी इस रीजन के अंदर, ईस्ट रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेंगे। एंड ये रॉयल चार्टर कहाँ से मिलता है, क्वीन एलिजाबेथ से। एंड कब इशू हो रहा है, 31 दिसंबर 1600 के समय, ठीक है। एंड यहीं से क्या है 1601 में पहला जो सी वॉयज है वो स्टार्ट होता है टुवर्ड्स द स्पाइस आइलैंड प्रेजेंट इन द इंडोनेशिया। 1608 के अंदर क्या है कंपनी जो है वो क्या है सूरत के अंदर फैक्ट्री को ओपन करती है। एंड फिर क्या है कैप्टन हॉकिंस जो है इस मिशन में निकलते हैं एंड जो जहांगीर के जो है वो फोर्ट पहुंचते हैं। एंड जहांगीर के कोर्ट में जाके क्या है उनसे इजाजत मांगने की कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने फैक्ट्री जो खोला है उसको ये फोर्टिफाई करे। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आगरा में या जहांगीर के कोर्ट में क्या है उस समय पोर्तुगीज जो प्रेजेंट थे उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, तो जिस कारण से क्या है कि जो कैप्टन हॉकिंस थे इनको वहाँ से आगरा से भगा दिया जाता है। फिर क्या है कि इंग्लिश जो है जब पोर्तुगीज को हराते हैं एक तरीके से बैटल ऑफ स्वैली के अंदर सूरत के पास, तो दो बार, एक 1612 ईस्वी में, दूसरा फिर 1614 ईस्वी में। तो इसी के बाद क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है फिर परमिशन मिलता है बाय द रॉयल फरमान। एंड ताकि इस परमिशन से वो क्या है फैक्ट्रीज को भी ओपन करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे जो कि वेस्टर्न कोस्ट जो है वो इंडिया का था। एंड अलॉन्ग विथ हम कह सकते हैं सूरत में भी ओपन करते हैं। 1662 में क्या है पोर्तुगीज जो है वो क्या है ये बॉम्बे जो कि पोर्तुगीज के अंदर था इसको क्या है एज अ डॉरी गिफ्ट देते हैं। क्यों, क्योंकि एक पोर्तुगीज प्रिंसेस से शादी होती है एक इंग्लिश किंग की जिनका नाम किंग चार्ल्स सेकंड था जो कि इंग्लैंड के थे। इनकी शादी किससे हो रही है, पोर्तुगीज के एक प्रिंसेस से होती है, जिसके कारण क्या है जो पोर्तुगीज जो है वो एज अ डाउरी जो है वो बॉम्बे जो है वो इंग्लिश को दे देते हैं। धीरे धीरे क्या है पोर्तुगीज अपने सारे ही टेरिटरीज को क्या है लॉस्ट कर जाते हैं इंडिया के अंदर, कुछ ही रह जाते हैं जैसे एक है गोवा, दूसरा दीव और तीसरा जो है वो दमन, यही रह जाता है। तो यही जो रीजन हमें देखने को मिलता है कि यही रह जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्रोथ है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि उनका जो ट्रेड है उनका ग्रोथ के बारे में जो हमको पढ़ना है जो कि हमको 1600 से लेकर 1744 के बीच में देखने को मिलता है। तो अगर हम जो ट्रेड है उस चीज़ में ग्रोथ की बात करें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो सबसे पहले क्या है वेस्टर्न पार्ट हम रीजनल वाइज देख रहे हैं कि वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे, फिर हम साउदर्न पार्ट को देखेंगे, फिर ईस्टर्न पार्ट को देखेंगे, तो अलग अलग क्या है डिफरेंट रीजन को लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो 1613 ईस्वी में क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन जहांगीर से मिलता है कि भाई आप जो है वो सूरत के अंदर क्या है फैक्ट्री जो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। 1625 में क्या है कि वो अटेम्प्ट करते हैं कि उस फैक्ट्री को क्या है 45 भी करे, एक तरीके से किलाबंदी भी उसका करे उस फैक्ट्री के और चारों ओर क्या है इंग्लिश जो सोल्जर उनको अपॉइंट किया जाए। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बॉम्बे जो हमने पढ़ा भी कि बॉम्बे जो है किंग चार्ल्स II को क्या है एज अ डाउरी मिला था। बाद में जाके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है उनको एक तरीके से लीज पे वो जो है वो ले लेती है कि भाई आप हमको दे दीजिए, बदले में एनुअल पेमेंट जो है हम आपको 10 जो पाउंड है उस चीज का करेंगे। 1668 में हमें याद रखना है कि किंग चार्ल्स से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है बॉम्बे को एक्वायर करते हैं ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ये हमको देखने को मिलता है कि जो पहले हेडक्वार्टर क्या था सूरत रीजन जो है ऑक्यूपाइड था, इन्होंने फोर्टिफाई भी किया, वहाँ पे फैक्ट्री भी लगाया। धीरे धीरे क्या है कि मेन एक ऑपरेटिंग सेंटर के रूप में क्या है सूरत को एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे क्या है सूरत एक हेडक्वार्टर के रूप में इन्होंने एस्टैब्लिश भी कर लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है साउदर्न पार्ट को। तो साउथ में अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश के लिए क्या है ज्यादा फेवरेबल कंडीशन था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विच वाज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 1565। क्योंकि यहाँ पे क्या है वेस्ट और अगर हम कहें ईस्ट की तुलना में क्या है साउदर्न पार्ट में हमको कोई दूसरा कोई गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग दिखता नहीं है जो कि एक अपोज करे किसके इंग्लिश के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। इन्होंने क्या है पहली फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश किया था मसूलीपट्टनम के अंदर 1611 के अंदर। बाद में जाके जो अपना जो ट्रेडिंग सेंटर है इन्होंने शिफ्ट कर लिया मद्रास के अंदर। मद्रास का जो शिफ्टिंग वाला जो एक तरीके से ग्रांट है वो उन्होंने वहाँ के लोकल राजा से ऑब्टेन किया था 1639 के अंदर।
एंड फिर क्या है कि अगर हम देखें तो आसपास क्या है कि उन्होंने मद्रास के ही अंदर क्या है फैक्ट्री स्टैब्लिश की और उसको क्या पूरी तरीके से फोर्टिफाई किया, बाद में जाके उसी को हम लोग फोर्ट सेंट जॉर्ज भी कहते हैं। तो एक हमको याद रखना है जो हम पढ़ेंगे कलकत्ता के अंदर जिसको फोर्ट विलियम्स कहते हैं, दूसरा जो हो गया फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास के अंदर जो है प्रेजेंट था। 1632 में क्या है कि जो सुल्तान थे गोलकोंडा के, ये इशू करते गोल्डन फरमान, जिसके तहत क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी पोर्ट्स थे गोलकोंडा के अंदर उनमें फ्री ट्रेड करने का एक तरीके से लाइसेंस जो है मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी उड़ीसा के अंदर 1633 में। 1651 में क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलता है कि वो स्टैब्लिश करे अपने फैक्ट्री को कहां पे, हुगली के अंदर। एंड इसी के बाद क्या है कि वो हुगली के बाद क्या है पटना, बालासोर और ढाका के अंदर भी क्या है फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं। 1686 के अंदर इंग्लिश जो है वो हुगली पे कब्जा करते हैं, जिससे नाराज होकर क्या है कि वो एक तरीके से क्या हो गया, जैसे क्योंकि वहां पे क्या था मुगल इंपायर का राज था, तो वहां पे क्या है कि जैसे ये कब्जा किए तो एक तरीके से ओपन डिक्लेरेशन हो गया वॉर का, किसके अगेंस्ट, मुगल के अगेंस्ट। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या है कि मुगल जो है रिटेलिएट जब करते हैं तो इंग्लिश जो है इसमें हार जाते हैं, एंड बाद में मुगलों ने क्या है इनको माफ भी कर दिया। 1691 के अंदर क्या है कंपनी को एक तरीके से जो बंगाल रीजन है वहां पे क्या है कि जो कस्टम ड्यूटीज थे जो कि इंपोज होते थे ट्रेड पे, उससे एक तरीके से ये एग्जाम्पशन लेते हैं ऑन पेमेंट ऑफ ₹2000 पर ईयर। तो एक तरीके का एग्रीमेंट करते हैं बंगाल के गवर्नमेंट से कि भाई यहाँ पे जो है इंडिविजुअल ट्रेड के ऊपर हर आइटम के ऊपर हम कस्टम ड्यूटीज जो है वो नहीं देंगे, हम क्या साल का एक फिक्स रेंट के रूप में देंगे, चाहे मन हम जितना भी यहाँ से ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। 1698 के अंदर क्या है कंपनी को एक्वायर्ड होती है जमींदारी तीन, हम कह सकते हैं गांव की। एक विलेज का नाम है सुतानाती, दूसरे का है कालीकता और तीसरा जो है गोविंदपुर। बाद में जाके यहीं पे हमको देखने को मिलता है कि यही तीनों विलेज मिलके क्या है ग्रीव करके क्या है कलकत्ता का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। एंड उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो है वो उस फैक्ट्री के अराउंड फिर फोर्टिफिकेशन होता है एंड फोर्ट विलियम्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो हमने पढ़ा कौन सा, सेंट जॉर्ज, दूसरा हो गया फोर्ट विलियम्स कलकत्ता के अंदर। 1770 के अंदर क्या है कंपनी जिन्होंने पहले से एक क्या है एक तरह के जो ग्रांट है उसको ऑब्टेन किया हुआ था 1691 में, उसी का एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है फारूक सियार के द्वारा कि फारूक सियार ने 1717 में जो कंपनी पहले से क्या है जो ग्रांट ऑब्टेन की हुई थी 1691 वाला, उसको एक्सटेंड करके क्या है गुजरात और जो डेक्कन रीजन है वहां तक क्या होता है एक्सटेंड जो है वो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है दो चीजें हैं, एक है मुर्शिद कुली खान और दूसरा अलीवर्दी खान। इन्हीं के रन के समय क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है उनको एक तरीके से स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया था। एंड वहां पे क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी कोई अथॉरिटेटिव हमको कंट्रोल में नहीं दिखती है, सिर्फ और सिर्फ क्या है एक जमींदार नवाब के जमींदार के रूप में हमको नजर आती है। एंड बाकियों में क्या है फिर वहां पे अथॉरिटेटिव कंट्रोल भी जो है अथॉरिटी वाला वो हमको देखने को मिलता है। अगर हम इंपैक्ट की बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या है कमर्शियल जो अफेयर्स है काफी ज्यादा एनरिच करते चला गया, फ्लोरिश करता चला गया। कुछ नई सिटीज का इमर्जेंस भी हमें देखने को मिलता है, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, ये तो हमको देखने को मिलता है कि नए शहर भी जो है वो इमर्ज कर रहे हैं एज अ ट्रेडिंग सेंटर्स। तो अगर हम फेमस फरमान की बात करें जो कि फारूक शियार का है, तो 1717 में हमने देखा भी, अभी पढ़ा भी कि फारूक शियार क्या है एक इशू करते हैं एक फरमान को जिसको हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए क्या है एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का काम करती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा का काम करती है। एंड इसके तहत क्या हुआ कि कंपनी को 3 रीजन्स में, गुजरात में, बंगाल में और हैदराबाद के अंदर क्या है जो ट्रेड है उस पर क्या है फ्री कस्टम ड्यूटीज जो है उसके लिए एक तरीके का कंसेशन मिलता है। लेकिन इसके बदले क्या है कुछ टर्म्स थे फारूक सियार के। पहला क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एग्जाम किया जाएगा जितने भी जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज है जो जिसपे टैक्स इंपोज किया जाता था बंगाल के अंदर, उसके बदले उनको क्या है हर साल क्या है 3000 रुपए जो है वो नवाब को जो है वो देना पड़ेगा। फिर कंपनी को इशू किया गया, परमिट किया गया कि वो दस्तक भी जो है वो इशू कर सके। लेकिन देखने को मिला कि कंपनी के जो इंडिविजुअल्स है, प्राइवेट जो ऑफिसर्स है, वो क्या है प्राइवेट ट्रेड में काफी ज्यादा इंडल्ज होने लगे और वहां पे क्या है फ्री ट्रेड के थ्रू, मतलब जो कंसेशन नवाब ने क्या है कंपनी को दिया था उसका फायदा क्या है जो उसके ऑफिसर है अपने पर्सनल ट्रेड में उठा रहे थे। और यही मेजर हमको कॉन्फ्लिक्ट भी बाद में देखने को मिलता है कि नवाब और कंपनी के बीच ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट का भी काम करता है। फिर अपार्ट फ्रॉम बंगाल क्या है हैदराबाद और मद्रास में भी जो टैक्स ड्यूटीज है उस पर क्या है एग्जेम्पशन हमको देखने को मिलता है फारूक सियार के फरमान के द्वारा। नेक्स्ट हमको पढ़ना है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर हमें देखना है। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यहाँ पे क्या है गवर्नर की हम बात करते हैं, डिप्टी गवर्नर है, एंड क्या है 24 मेंबर का एक कोड ऑफ डायरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलता है। एंड ये जो है एक जो जनरल बॉडी है मर्चेंट्स का वहीं से क्या है इलेक्ट होकर ये 24 मेंबर्स क्या है एक कमिटी बनती है जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हम कहते हैं, जो कि जो कंपनी है उसके अफेयर्स को देखते थे। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो कंपनी जो है दोनों तरीके से प्रॉफिट शेयर करती थी, एक क्या है ट्रेड को लेकर भी, दूसरा क्या है अगर क्या है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी पायरेसी हो रहा है, मतलब कि दूसरे पे कब्जा हो रहा है या दूसरे के सामान को लूट भी रहे, तो उसमें भी क्या है कंपनी जो है वहाँ पे क्या है प्रॉफिट शेयरिंग हमें देखने को मिलता था। नेक्स्ट अगर देखें तो कोई भी अगर नॉन मेंबर है जो कंपनी का मेंबर नहीं है वो ट्रेड करने के लिए अलाउड नहीं था ईस्ट के अंदर। एंड साथ ही साथ जो कंपनी के अंदर क्या है जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी जो कोई भी हमको शेयर उसका देखने को नहीं मिलता था। डिवीजन ऑफ रैंक की बात करें तो कंपनी के सर्वेंट क्या है 3 रैंक में डिवाइडेड थे। सबसे नीचे अगर हम देखें तो राइटर्स थे, फिर फैक्टर्स थे, फिर मर्चेंट्स थे। राइटर को जो सैलरी दी जाती थी वो 100 रुपए, फैक्टर्स को 200 से 400 एंड मर्चेंट्स को क्या है 400 रुपए जो है वो दी जाती थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है जो गवर्नर है वही क्या है फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। गवर्नर इन काउंसिल हम कह सकते हैं, एंड गवर्नर इन काउंसिल क्या है एक तरीके से जो काउंसिल के प्रेसिडेंट है वही क्या है गवर्नर के रूप में इलेक्टेड रहते थे।
एंड अगर हम काउंसिल की बात करें तो जो भी कंपनी के अंदर क्या है सीनियर मर्चेंट्स थे उन्हीं का एक ग्रुप था जिसको काउंसिल कह रहे थे, एंड उसी के प्रेसिडेंट क्या हो गए, गवर्नर हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच को कुछ सेटबैक लगता है। सबसे पहला क्या है कि एक वॉर होता है डच और फ्रेंच के बीच में, क्या है एक वॉर जो है वो छिड़ जाता है। डच जो है कैप्चर करते हैं पौंडीचेरी को इन 1693, एंड जो वापस रिस्टोरेशन फ्रेंच टेरिटरी का यानी कि पौंडीचेरी का फ्रेंच को देखने को हमको मिलता है एक ट्रीटी के थ्रू जिसको ट्रीटी ऑफ रेस्पिक कहते हैं। तो हमें याद रखना है ट्रीटी ऑफ रेस्पिक क्या है, एक तरह का ट्रीटी है बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच, इन विच हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंच है वापस क्या है पौंडीचेरी उनको मिलता है। अगर हम फ्रैंकोइस मार्टिन की बात करें तो क्या है 31 दिसंबर 1706 के अंदर क्या है इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक वॉर ऑफ सक्सेशन जो है स्पेनिश सक्सेशन क्या है यूरोप के अंदर क्या है छिड़ जाता है, ड्यू टू विच क्या है फ्रेंच जो है वो अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज थे इंडिया के अंदर, चाहे देखने को मिलता है सूरत के अंदर मसूलीपट्टनम है एंड बंतम है, इनको क्या है एक तरीके से अबंडन करके क्या है वहाँ यूरोप की ओर जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर क्या है फिर से रिवाइवल हमें देखने को मिलता है उसके बाद 1720 ईस्वी में, एंड यहाँ पे क्या है जो रिवाइवल होता है वो एक परपीचुअल कंपनी ऑफ इंडीज के रूप में क्या है हमें देखने को मिलता है। लीडरशिप हमें याद रखना है लेनॉयर है और डिमास है, दोनों क्या है जो रिवाइवल होता है फ्रेंच पोजीशन का इंडिया के अंदर 1720 से लेकर 1742 के बीच में हमें देखने को मिलता है। फ्रेंच इंडिया जो है वो क्या है अगर देखा जाए तो इंडिया में जो पोजीशन था उसका बैकअप एक तरीके से कहाँ था कि मॉरिशस में जो फ्रेंच पोजीशन था वो था, एंड यही क्या है हमको देखने को मिलता है कि साउदर्न इंडियन ओशन के अंदर क्या है दोनों एक दूसरे से एक तरीके से क्या है कॉन्टैक्ट में भी थे। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरफ क्या है फ्रेंच जो है इंडिया में साउदर्न इंडिया में मोस्टली कंसंट्रेटेड थे, उधर क्या है मॉरिशस में भी। गवर्नर अगर हम देखें गवर्नर ऑफ वलीकोंडापुरम शेर खान लोदी की बात करें जो कि बीजापुर सुल्तान थे, ठीक है मतलब सॉरी बीजापुर सल्तनत के अंदर थे, अंडर बीजापुर सुल्तान हम कह सकते हैं। 1673 के अंदर क्या है फ्रैंकोइस मार्टिन को एक तरीके से क्या है जो ग्रांट है वो करते हैं ताकि वो पौंडीचेरी के अंदर क्या है या हम कह सकते हैं पौंडीचेरी है एक शहर जिसकी स्थापना क्या है फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी 1674 में, एंड ये जो ग्रांट है वो कौन दिया था, शेर खान लोदी दिया था जो कि क्या था बीजापुर सुल्तान के अंदर जो है वो प्रेजेंट था। तो याद रखना है जो वलीकोंडापुरम है उसके गवर्नर जो कि शेर खान लोदी थे जो कि बीजापुर सुल्तान के अंदर हैं थे, उन्होंने क्या है एक तरीके से ग्रांट किया था 1673 में किसको, फ्रैंकोइस मार्टिन को, ताकि वो पौंडीचेरी की स्थापना जो है 1674 में कर सके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की बात करें तो इस एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का रूट कॉज अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल जो राइवलरी था यूरोप में किसका, फ्रांस का और इंग्लैंड का, यही कारण था कि इंडिया के भी अंदर ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, राइवल थे। एंड ये जो वॉर है या जो राइवलरी है वो बिगन होता है कब, यूरोप के अंदर कब, जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, एंड जो एंड है इस वॉर ऑफ सक्सेशन का वो 7 ईयर्स वॉर से देखने को हमें मिलता है। 17th सेंचुरी के अंदर क्या है मुगल पावर जो था वो भी क्या है डिक्लाइन कर दिया, मतलब एक तरीके से क्या अपॉर्चुनिटी मिला था ताकि साउदर्न इंडिया का जो पार्ट है वो क्या है ग्रो कर सके एक तरीके से जो भी फॉरेन कंपनीज है या फॉरेन यूरोपियन जो भी नेशंस है उनके लिए, ठीक है एक डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में एक्ट करने लगा। तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न रीजन में फिर भी क्या थे, मराठास तो थे ही, सेंट्रल मुगल जो थे वो नादिर शाह के कब्जे में था। ईस्टर्न रीजन में देखें तो नवाब थे अलीवर्दी खान। साउदर्न इंडिया क्या है एक फेवरेबल कंडीशन था ताकि फॉरेन जो है वो क्या है यहाँ इजीली आ सके। साउथ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी था वो ग्रेजुअली क्या हुआ, डिक्लाइन होता चला गया एंड धीरे धीरे क्या है डिसअपियर हुआ। कब की औरंगजेब का डेथ, क्योंकि लास्ट हम पढ़े भी थे कि 1707 में क्या है एक तरीके से औरंगजेब जो कि लास्ट ग्रेट मुगल्स थे उनके डेथ के बाद क्या है हमें देखने को मिलता है कि जो कंसोलिडेशन एक सेंट्रल अथॉरिटी का वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाता है। इसी के कारण क्या है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ एंड एनार्की जो है वो साउथ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, मतलब एक तरीके से अराजकता जो है देखने को मिलता है हमको। एंड इसी पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठा के और क्योंकि साउथ में इतना ज्यादा वेल्थ था कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही क्या है इस वेल्थ के खिलाफ क्या है वेल्थ के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए। इसी वजह से 1744 से लेकर 63 के बीच क्या है साउथ इंडिया जो है एक सेंटर स्टेज के रूप में काम करने लगा, या सेंटर स्टेज के रूप में हमें नजर आता है बोथ फॉर पॉलिटिकल सुपीरियरिटी बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। इन दोनों के लिए क्या है पॉलिटिकल सुपीरियरिटी का स्टेज बन जाता है कि भाई कौन कौन अपना जो वर्चस्व है अगर साउथ में क्या एस्टेब्लिश करेगा तो यहाँ के रिसोर्सेज पे क्या है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है यहाँ के रिसोर्सेज से। नेक्स्ट हम देखें तो पहला कर्नेटिक वॉर जो है हमको पढ़ना है, ये क्या है एक तरह का एक्सटेंशन है एंग्लो फ्रेंच वॉर का जो कि यूरोप के अंदर मतलब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का ही एक्सटेंशन इंडिया के अंदर क्या था। फर्स्ट कर्नेटिक वॉर हमें देखने को मिलता है 1740 से लेकर 48 के बीच में, मतलब टोटल लगभग अगर हम देखें तो 8 साल क्या है ये पूरा का वॉर जो पूरा का पूरा वॉर जो है वो चल रहा होता है। इमीडिएट कॉज की बात करें तो क्या होता है कि जो इंग्लिश थे, ठीक है वो क्या है कि फ्रेंच शिप्स को क्या है एक तरीके से क्या है बंगाल के अंदर सीज कर लेते हैं, मतलब इंग्लिश जो नेवी है वो क्या है फ्रेंच के शिप्स को क्या है बंगाल के अंदर कैप्चर करते हैं ताकि वो एक तरीके से उकसा रहे थे फ्रेंच को कि फ्रेंच जो है रिटेलिएट करे। फ्रेंच क्या है या हम कह सकते हैं फ्रांस जो है वो रिटेलिएट भी करता है एंड रिटेलिएट करके क्या है मद्रास रीजन को क्या है कैप्चर पूरा का पूरा सीज कर लेता है 1746 में। एंड यहाँ पे क्या है कि उसको एक तरीके से मॉरिशस से क्या है क्योंकि हमने पढ़ा कि एक जो है स्टेशन इंडिया के अंदर है एक क्या है मॉरिशस के अंदर है, तो मॉरिशस से क्या है पूरा का पूरा जो नेवी फ्लीट है उसकी मदद से क्या है इसको मिल जाता है। वहाँ पे क्या मॉरिशस में जो गवर्नर थे वो बॉर्डोनाइस थे, तो बॉर्डोनाइस से एक तरीके से क्या होता है कि इनको क्या है मदद मिलती है फ्रांस को जो कि फ्रेंच को जो कि इंडिया में प्रेजेंट थे ताकि वो सीज कर सके मद्रास को 1746 के अंदर। अगर हम कॉज ऑफ वॉर की बात करें जो कि फ्रेंच गवर्नर पौंडीचेरी के रहे 1741 से, ठीक है वो क्या है वो हेल्प मांगते हैं किससे, बॉर्डोनाइस से जो कि कहाँ थे गवर्नर थे किसके, मॉरिशस के। फ्रेंच आर्मी जो है वो डिफीट करती है किसकी आर्मी को, तो एक तरीके से अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन कौन थे, ये एक ब्रिटिश के क्या है एलाई थे। एंड यहीं पे क्या है कि उनके जो कमांडर थे उनका नाम मरफूज खान था, वो सेंट थोम में प्रेजेंट थे जो कि रिवर अदियार में प्रेजेंट है। तो मतलब फ्रेंच आर्मी क्या है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि अनवरुद्दीन जो कि क्या है एक अलाई है ब्रिटिश का उसको क्या है डिफीट करते हैं। एंड ऑफ वॉर में देखें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन क्या है यूरोप में एंड होता है तो उस
उसके एंड के कारण ही इंडिया में जो है ये चीज़ क्या है एंड हो जाती है, पहला जो कार्नेटिक वॉर है। एंड ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे एंड हो रहा है, तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हमको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, जो कि 1748 के अंदर साइन हो रहा है, कहाँ पे, यूरोप के अंदर। एंड इसी के कारण क्या है इंडिया के भी अंदर जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है वो एक तरीके से रुक जाता है। इस ट्रीटी के अनुसार क्या है, मद्रास जो है वो इंग्लिश को वापस दिया जाएगा और बदले में फ्रेंच जो है वो क्या है नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या है उनको अपनी टेरिटरीज जो है वो मिल जाएंगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंग्लिश को क्या है क्या मिल रहा है हमको, मद्रास वापस मिल रहा है, एंड फ्रांस को या फ्रेंच को हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो टेरिटरीज है वो वापस मिल रहा था इस ट्रीटी के आधार पे। सेकंड कार्नेटिक वॉर की अगर हम बात करें तो 1749 से लेकर 54 के बीच में हमें देखने को मिलता है। डुप्लेक्स जो है वो क्या है साउथ इंडिया में जो लोकल डायनेस्टीज थे उनके बीच के डिस्प्यूट में क्या है एक तरीके से घुसने लगे थे। एंड मेजर उनका जो कंसर्न था या रीजन था कि उनकी मदद से वो क्या है इंग्लिश को कैसे या ब्रिटिशर्स को कैसे डिफीट कर सके, मेन पर्पस उनका यही था। इमीडिएट कॉज की बात करें तो 1748 के अंदर क्या है दो हमको फैक्शन समझना है, एक है फ्रेंच जिसको सपोर्ट करे, दूसरे ब्रिटिश हो गए। तो हमको याद रखना है एक है फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर जंग को, उधर क्या है ब्रिटिश जो है सपोर्ट कर रहे थे नसीर जंग को जो कि हैदराबाद। दूसरा क्या हो गया, चंदा साहिब को भी क्या है फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, और अनवरुद्दीन हमने पढ़ा भी था जो कि कर्नाटक का नवाब था जो कि ब्रिटिश का एलाई भी था। तो याद रखना है दो नाम, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग जिसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, और अनवरुद्दीन और नसीर जंग जिसको ब्रिटिश जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कॉज ऑफ वॉर की बात करें तो बैटल ऑफ अम्बेर जो है 1749 के अंदर क्या है ये एक तरह का कॉज था, जहाँ कंबाइंड आर्मी क्या है चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच की क्या है डिफीट कर देती है किसको, इंग्लिश को। एंड यहाँ पे क्या है अनवरुद्दीन की क्या है मौत हो जाती है वेल्लोर के अंदर। एंड रिजल्टेंट क्या होता है कि मुजफ्फर जंग क्या है सूबेदार ऑफ डेक्कन जो है, या हम कह सकते हैं जो गवर्नर है डेक्कन का वो बन जाता है, चंदा साहिब जो है वो क्या है नवाब बन जाता है कर्नाटक का। एंड जो एरिया था पौंडीचेरी का अराउंड वहाँ पे भी वो उनका चंदा साहिब का क्या है जो हम कह सकते हैं कंट्रोल देखने को मिलता है। डुप्लेक्स जो है वो क्या है जो ईस्ट कोस्ट पे क्या है जो मुगल के गवर्नर थे फ्रॉम कृष्णा टू कन्याकुमारी ये बन जाते हैं गवर्नर, मतलब मुगल एम्पायर के क्या है मुगल एम्पायर के ईस्ट कोस्ट के गवर्नर बन जाते हैं। फ्रेंच आर्मी क्या है बुसी के अंदर मतलब उसी के कमांड शिप में क्या है हैदराबाद में स्टे करती है ताकि वो फ्रेंच जो वहाँ पे इंटरेस्ट है उसको फुलफिल कर सके। फ्रेंच के पावर को सप्रेस करने के लिए क्या है ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि ब्रिटिश जो है वो सपोर्ट करेंगे किसको, मोहम्मद अली को। एंड इसी के दौरान देखने को मिलता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो क्या है आरकॉट को एक तरीके से क्या है अटैक करते हैं जो कि कैपिटल था किसका कर्नाटक का। एंड यहीं पे क्या है सीज ऑफ आरकॉट भी हमें देखने को मिलता है जिसके कारण क्या है ब्रिटिश जो है वो जीत भी जाते हैं, चंदा साहिब जो है उनको मार दिया जाता है। इसी के बाद मोहम्मद अली जो है नवाब बन जाते हैं कर्नाटक रीजन के। एंड वॉर जो है वो एंड होता है बाय द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754। इस ट्रीटी के अनुसार फ्रेंच जो है वो क्या है मोहम्मद अली को रिकॉग्नाइज कर देते हैं एज द नवाब ऑफ कर्नाटक। नेक्स्ट अगर हम थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात करें तो थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से लेकर 1763 के बीच में हमें देखने को मिलता है। 1756 में क्या है एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको 7 ईयर्स वॉर कहते हैं बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, जो कि स्टार्ट हुआ था जब ऑस्ट्रिया जो है वो क्या है सिलेसिया को वापस लेना स्टार्ट किया था 1756 से लेकर 63 के बीच में। मतलब ऑस्ट्रिया यूरोप के अंदर जब सिलेसिया रीजन को वापस लेना स्टार्ट होता है तो फिर अगेन क्या है फ्रांस और ब्रिटेन आमने सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम कॉज ऑफ वॉर की बात करें तो कॉज ऑफ वॉर में हमें देखने को मिलता है कि जो फ्रेंच की आर्मी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ काउंट डी लैली वो क्या है इंग्लिश फोर्ट को जो कि सेंट डेविड के अंदर क्या है कोरामंडल कोस्ट के अंदर चेन्नई के पास में सिचुएटेड था उसको क्या है कब्जा कर लेती है। मतलब याद रखना है फ्रेंच जो है वो क्या है सेंट डेविड को क्या है कब्जा कर रही है जो कि चेन्नई के पास है। दूसरा क्या है विजयनगरम, इनको भी दोनों को मतलब विजयनगरम की हम बात करते हैं और दूसरा क्या हो गया कोरामंडल कोस्ट के पास जो चेन्नई रीजन है सॉरी चेन्नई के पास क्या है कोरामंडल कोस्ट पे जो सेंट डेविड है फोर्ट उसको क्या है फ्रेंच जो है आर्मी वो कैप्चर कर लेती है जो कि इंग्लिश का फोर्ट था। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश इसके अगेंस्ट क्या है रिस्पॉन्ड करते हैं एंड जो भी फ्रेंच के नेवी के फ्लीट से मतलब नाव वगैरह उसको क्या है काफ़ी ज़्यादा लॉस भी जो है वो पहुंचाते हैं। एंड यहाँ पे क्या है देखने को मिलता है कि जो लीडरशिप थी वो डी एच की थी एंड यहाँ पे क्या है मसूलीपट्टनम के अंदर तो ब्रिटिश भी क्या है रिस्पॉन्ड करके जो फ्रेंच नेवी के शिप्स है उसको क्या है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। फिर क्या है एक डिसिसिव बैटल जो है हमें देखने को मिलता है वंडी वॉश के अंदर जिसको बंदावाशी भी हम कहते हैं तमिलनाडु में 1760 के अंदर, जहाँ जनरल आयर कूटे जो है इंग्लिश वो क्या है फ्रेंच के फोर्सेज जो कि कमांडरशिप इसका था काउंट डी लैली का था उसको क्या है उसको एक तरीके से वहाँ से भागने में मजबूर कर देते हैं। मतलब इंग्लिश जो है वो फ्रेंच को क्या है भगा देती है एंड बदले में क्या है कि जो बुसी है उसको क्या है एज अ प्रिजनर जो है वो लेके आ जाती है। पौंडीचेरी क्या है जो लैली के द्वारा क्या है डिफीट कर लिया जाता है एंड मतलब सॉरी पौंडीचेरी जो है वो क्या है लैली जो है उसको पौंडीचेरी को डिफेंड भी करते हैं लेकिन बाद में जाके सरेंडर कर देते हैं पौंडीचेरी को ब्रिटिश के हम कह सकते हैं अगेंस्ट क्या सरेंडर कर देते हैं एंड जनवरी 1761 के अंदर। तो एक चीज़ हमको याद रखना है जैसे कि एक है बैटल ऑफ वंडी वॉश जो कि बंदावासी कह रहे हैं तमिलनाडु के अंदर 1760। फिर इंग्लिश जो है वो क्या है फ्रेंच को भगा देती है एक तरीके से और बुसी को प्रिजनर बुला ली प्रिजनर के रूप में लेते आई और बाद में क्या है जो लैली थे वो क्या है पौंडीचेरी को डिफेंड करने के दौरान फिर उसको लास्ट में क्या है सरेंडर भी कर देते हैं 1761 के अंदर। रिजल्ट की बात करें अगर हम तो यहाँ पे क्या है जो रीजन जैसे माहे और जिंजी है इनका लॉस हमें देखने को मिलता है। फ्रेंच का जो रीजन था माहे और जिंजी वो क्या है लॉस होता है जिसके कारण फ्रेंच का पावर क्या है घटना स्टार्ट होता है और इंडिया के अंदर अपने लोएस्ट पोजीशन पे जो है पहुंच जाता है। फिर क्या हमें देखने को मिलता है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस जो है 1763 के अंदर क्या है साइन होता है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में एंड जो इंडिया के अंदर यानी कि हिंद कार्नेटिक वॉर है वो भी क्या है फाइनली कंक्लूड जो है वो हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो फ्रेंच फैक्ट्रीज थे इंडिया के अंदर वापस फ्रेंच को रिस्टोर कर दिए जाते हैं लेकिन हाँ यहाँ पे क्या है रिस्टोरेशन तो किया जाता है लेकिन उसको फोर्टिफाई करने से मना कर दिया जाता है। मतलब किलाबंदी नहीं कर सकते आप सैनिक वहाँ नहीं रख सकते, ट्रेड कर सकते सैनिक नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या वो कॉजेज रहे जो कि फ्रेंच का डिफीट था और ब्रिटिश का क्या है विक्ट्री था। सबसे पहला क्या है गवर्नमेंट का कंट्रोल। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है फ्रेंच गवर्नमेंट पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी लोन्स को लेकर ग्रांट्स को लेकर और सब्सिडीज को लेकर। सीट्स ऑफ पावर की बात करें तो फ्रेंच का क्या है सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस जो है हमको पौंडीचेरी के अंदर देखने को मिलता है जबकि इंग्लिश का जो
जो इन्फ्लुएंस था वो डाइवर्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हमें देखने को मिलता है, जैसे मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, ये सारी जगह पे थे। नेवल स्ट्रेंथ काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इंग्लिश का नेवी क्या है फ्रेंच की तुलना में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वालिटी ऑफ कॉन्क्वेस्ट इन प्लेस ऑफ कॉमर्स हम देखते हैं, मतलब फ्रेंच जो है वो क्या है टेरिटोरियल एक्सटेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिए थे, ट्रेड पे कम दिए थे, जिसके कारण क्या है मेन उनके पास इकोनॉमिक डेफिसिट हमें देखने को मिलता है, जो कि उनके पावर को डिस्टेबलाइज करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट लैक ऑफ एंथुसियाज्म एंड एंटरप्राइज भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यूरोप में क्या है ब्रिटेन के अंदर क्या है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ के लोग क्या है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि भाई हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रीज बन रही है, सारी चीज़ें, जो कि फ्रांस में हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से क्या है कि जो इंग्लिश लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो ज़्यादा एंथुसियाज्म उनके पास ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द फ्रेंच। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डुप्लेक्स के अलावा क्या है फ्रेंच के पास क्या है कोई भी एबल स्ट्रैटेजिस्ट जो है या कमांडर हमें देखने को नहीं मिलता, जबकि इंग्लिश के पास क्या है डिफरेंट लेवल पे क्या है जो कमांडर्स थे एंड जो हम कह सकते हैं कि जो भी जो हेड थे काफ़ी ज़्यादा क्या है एबल जो है देखने को मिलते हैं, लायक जो देखने को मिलते हैं हमको, मतलब एक तरीके से क्या है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच में हमको डुप्लेक्स जो है वो एबल्ड कमांडर दिखते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स के पास उनसे मतलब एक से बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो कार्नेटिक वॉर से क्या क्या जो है हमको सीखने को मिल सकता है। सबसे पहला क्या है कि इंडियन स्टेट क्या है, इंडियन स्टेट का या इंडिया का हम कह सकते हैं एक तरीके से वीकनेस जो है वो एक्सपोज हो गया। फिर क्या है कि जो वेस्टर्न पावर्स थे उनकी सुपीरियरिटी जो है वो भी क्या है रिवील हुई कि वो ज़्यादा सुपीरियर है एज कम्पेयर टू द इंडियन किंग्स एंड सोल्जर्स एंड आर्मीज। ठीक है, फिर क्या है कि जो फॉरेन पावर्स थे उनके भी इंटेंशन को दिखता है हमको, ठीक है, कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं था, मेन चीज़ वो टेरिटोरियल एक्सटेंट पे भी इंक्रीज करना या एक तरीके से कॉलोनी बनाने का जो उद्देश्य है वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दोनों की एबल लीडरशिप हमें देखने को मिलते हैं आर्म फोर्सेस की, चाहे वो इंग्लिश हो गए या फ्रेंच हो गए। इंडियन आर्मीज की तुलना में क्या है वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे और ज़्यादा एडवांस भी थे और ज़्यादा डिसिप्लिन भी थे। नेक्स्ट देखने को मिलता है कि इंडियन सोल्जर जो है ये इनको, क्योंकि ये क्या है लर्नड पीपल है, काफ़ी जल्दी सीख जाते थे, ठीक है, एडेप्टेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इनका, तो अगर इनको यूरोपियन मॉडल पे क्या है ट्रेन किया जाए तो ये काफ़ी अच्छे गुड सोल्जर जो है वो साबित होंगे। और इसका कारण क्या होगा कि इंडिया के अंदर क्या है हम इंडियन सोल्जर्स को ही हायर करते थे, वो सारी कंपनियां मोस्टली, ताकि इंडिया में उनके लिए अपने लोगों को लाने की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी, और सोल्जर अगर मरेंगे भी तो इंडियन ही रहेंगे उनके हिसाब से। दूसरा चीज़ क्या है इंडियन सोल्जर यहाँ के एटमॉस्फेयर को पहले से जानते थे, इन्वायरमेंट को जानते थे, लोगों को जानते थे, तो उनके लिए काम करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान जो है हमको देखने को मिलता है। फिर अगर हम इंग्लिश या ब्रिटेन की बात करें तो हम नेक्स्ट जो है हमको डेन्स के बारे में पढ़ना है। डेन्स क्या है दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है कि वो आए थे। ये क्या है एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं ट्रंक्यूई बार के अंदर, जो कि तंजौर के बगल में 1620 में। तो याद रखना है कि इनका जो रीजन है डेन्स का वो क्या है ट्रंक्यूई बार या ट्रंक्यू बार जो है रीजन है जो कि तंजौर के पास। याद रखना तंजौर जो है वो 1620 के अंदर क्या है बिल्डअप करते हैं एक फैक्ट्री को। मेन जो है उनका प्रिंसिपल सेटलमेंट क्या है कलकत्ता के बगल में एक रीजन है जिसको सिरमपुर या सिरमपुर कहते हैं, वहीं पे हमें देखने को मिलता है। मेनली दानिश का जो ध्यान था वो मिशनरी एक्टिविटीज पे ज़्यादा था, मतलब स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी पे ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द ट्रेड। इवेंचुअली क्या है धीरे धीरे जितनी भी फैक्ट्रीज थी उन्होंने क्या है ब्रिटिश को सोल्ड आउट कर दी एंड 1845 तक फाइनली क्या है सोल्ड आउट करके यहाँ से चले भी गए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है कि क्या वो रीजन्स है जो कि क्या है इंग्लिश के सक्सेस को हमें देखने को मिलता है कि अदर यूरोपियन पावर्स पे। तो सबसे पहला क्या है कि इंग्लैंड के पास क्या है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप देखने को मिलता है। फिर दूसरा मैंने बताया भी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो क्या है उनमें ट्रेड का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। तो रॉ मटेरियल तो उनका सारा ध्यान था कि इंडिया से क्या है रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या है एक्सपोर्ट कर सके इंग्लैंड के अंदर। और क्या है इंग्लैंड के अंदर क्या है उतना बड़ा मार्केट भी नहीं है, तो कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं था, तो मार्केट भी क्या है इंडिया ही बहुत अच्छा मार्केट था कि भाई फिनिश प्रोडक्ट लाके फिर यहीं बेचेंगे क्योंकि लोग यहाँ ज़्यादा है। फिर क्या है सुपीरियर आर्म्स थे, मिलिट्री स्ट्रैटेजी थे इंग्लिश का एज कम्पेयर टू द अदर यूरोपियन पावर्स हम कह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप में देखें तो ब्रिटिश के पास क्या है अलग अलग डिफरेंट हम कह सकते हैं कि अच्छे कमांडर हमें देखने को मिलता है, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वॉरेन हास्टिंग्स हो गए, एल्फिंस्टन हो गया जो कि फर्स्ट लाइन पे थे। सेकंड लाइन में हमको सर आयर कूटे देखने को मिलते हैं। फिर क्या है कि स्टेबल गवर्नमेंट भी था ब्रिटेन का एज कम्पेयर टू द फ्रेंच, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि ब्रिटिशर्स का मेन ध्यान जो है वो कहाँ था ट्रेड पे, इकोनॉमी पे, लेकिन फ्रेंच का बहुत हद तक ध्यान जो है वो रिलीजन को भी लेके था। नेक्स्ट क्या है कि मुगल एम्पायर के बाद क्या है एक पॉलिटिकल वैक्यूम देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, जिसका फायदा जो है यूरोपियन कंट्री जो है उठाती भी है। कार्नेटिक वॉर्स के अंदर क्या है इंग्लिश जो है मेनली क्या है जीत रहे होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनीज है अमेरिका के अंदर वो उनसे ज़्यादा था, मतलब इंग्लिश क्या है उनसे अमेरिका के अंदर उनका कॉलोनी का जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा था, तो उनका सारा ध्यान जो है वो अब इंडिया पे शिफ्ट हो गया था, जबकि फ्रेंच का क्या है जो ध्यान है वो बटा हुआ था। ठीक है, तो ये सारे कारण थे एक तरीके से कि इंग्लिश के जो उनको बाकी अदर यूरोपियन पावर्स की तुलना में क्या है एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिया, एक बेटर एडवांटेज दिया ग्रो करने के लिए इंडिया के अंदर। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो है फोर्थ चैप्टर।